वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस साइंस। देखो आज के इस एपिसोड में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है सेट थ्योरी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कि ये तुल्य समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन ए सेट और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन थ्योरी, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना भाई। पहला टॉपिक है बेटा तुल्य समुच्चय क्या होता है। तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है ये तुल्य समुच्चय। देखो दो समुच्चय ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि उसके अंदर अवयवों की संख्या समान हो, यदि उनकी कोटि समान हो। चाहे अवयव समान हो या ना हो परंतु अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, तो कौन से समुच्चय कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, दो समुच्चय जिनकी कोटि समान हो तो उन्हें तुल्य समुच्चय कहते हैं। तुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है ए और ए के अंदर दे रखा ए ई आई ओ यू, और एक अन्य समुच्चय बी उसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। आप देखोगे यहाँ नंबर ऑफ ए कितना है बेटा 5, और इधर नंबर ऑफ बी कितना है बेटा 5। तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, दैट इज आप क्या लिखोगे ए इक्विवेलेंट बी। ये किसका चिन्ह है बेटा, तुल्य का चिन्ह है। किसका, तुल्य का। ये समुच्चय ए समुच्चय बी के तुल्य है। यदि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में दोनों में अवयवों की संख्या समान हो या दो समुच्चयों की कोटि समान हो तो वो दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, दोनों के दोनों कहलाते हैं तुल्य समुच्चय। ठीक है, दूसरा होता है बेटा एक और समान समुच्चय। ये क्या होता है, समान समुच्चय इक्वल सेट। समान समुच्चय देखो दो समुच्चय जिनमें यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में आ रहा है और बी का प्रत्येक अवयव ए में आ रहा है, या मैं कहूं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो आप ए और बी को समान समुच्चय कह सकते हो। देखो किस तरीके से, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी इज सबसेट ऑफ ए हो तो ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में आए और बी का प्रत्येक अवयव ए में आए तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। जैसे ए इक्वल टू लिखा हुआ है ए बी सी डी, तथा जैसे बी इक्वल टू लिखा हुआ है डी सी बी ए, इस तरीके से लिखा हुआ। आप देखोगे इसके अंदर भी ए बी सी डी और इसके अंदर भी ए बी सी डी है। रोस्टर रूप में बेटा क्रम का महत्व नहीं होता है। क्रम चाहे किसी भी सीक्वेंस में लिखा हो, उल्टे सीधे कैसे भी लिखे हो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ कि ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी में है, तथा आप देखोगे बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तब आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना होगा a is equal to b, a बराबर b लिखना होगा कि a और b कैसे समुच्चय बेटा, समान समुच्चय है। कैसे हैं, समान। तो देखो कल के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपने सीखा कि समुच्चय के प्रकारों के बारे में, समुच्चय कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकारों के बारे में हमने क्या सीखा वहां पर कि देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, या समुच्चय की कोटि क्या होती है। इन सभी के बारे में आपने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था। दो बेटा अगला टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख ये क्या होता है, वेन आरेख। देखो समुच्चयों की संक्रियाओं को समझाने के लिए
वेन म्यूलर नामक वैज्ञानिक ने कुछ आरेख बनाए थे जिनको आप क्या कहते हैं बेटा, वेन आरेख कहते हैं। अब वेन आरेख को समझने से पहले हमको समझना होगा, सबसे पहले देखो वेन आरेख होता क्या है। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय इट मींस यूनिवर्सल सेट U को आयत से तथा इसके सभी उप समुच्चयों को वृत्तों से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और वेन आरेख का यूज क्या होता है, समुच्चयों की संक्रियाओं को समझने के लिए, समुच्चयों की संक्रियाओं को हल करने के लिए हमने ऐसे आरेख बनाए और इन आरेखों के अंदर हम सार्वत्रिक समुच्चय U को आयत से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सभी उप समुच्चयों को वृत्त से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर एक सेट आया है और वो है सार्वत्रिक समुच्चय। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है बेटा यूनिवर्सल सेट, देखो समझते हैं इसके बारे में। जिसको कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय भी कहा जाता है। सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के समस्त अवयव विद्यमान हों। जितने भी आपको समुच्चय दे रखे हैं 2 3 4, उन सभी समुच्चयों के समस्त अवयव जिस समुच्चय में विद्यमान होंगे उसे हम कहेंगे बेटा सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के समस्त अवयव विद्यमान हो तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, उसे क्या कहेंगे बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के समस्त अवयव आते हो, समस्त अवयव विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू दे रखा है A B C, तथा जैसे B इक्वल टू दे रखा है C D E F और C इक्वल टू दे रखा है E F G H हो तो इसके लिए संभव सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनाएंगे, एक पॉसिबल यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो क्या सार्वत्रिक समुच्चय होगा इन समुच्चयों के लिए। जैसे आपको A B C 3 समुच्चय दे रखे हैं, A के अंदर A B C है, B के अंदर C D E F है और C के अंदर E F G H है। तो इन सभी के लिए यदि हम सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, तो क्या बनेगा, ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें A के भी, इसके अंदर B के भी और इसमें C के भी, ये सभी अवयव एक ही समुच्चय में आ जाएंगे, तो उन तीनों का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे A B C। अब बेटा C आ चुका है, D E F, बेटा E F आ चुका है और लिख देंगे G H। तो ये जो समुच्चय होगा ये इनका क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब आप देखोगे कि A B और C इस सार्वत्रिक समुच्चय के क्या है, सबसेट है। तो क्या लिखोगे आप, A is subset of U and B is subset of U and C is subset of U। इस तरीके से इनको व्यक्त किया जाता है। पर बेटा आप ये बात वेन डायग्राम बनाने की, वेन आरेख खींचे किस तरीके से जाते हैं तो ध्यान से देखना, वेन आरेख कैसे बनाए जाते हैं।
देखो बेटा, अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम एग्जांपल के माध्यम से, जैसे a और b इज सबसेट ऑफ u हो तो, a और b इज सबसेट ऑफ u हो तो अब इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। देखो बेटा, इसका वेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता है कि a और b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है, ये a है और ये b है। अब आप देख सकते हो यह यूनिवर्सल सेट ये आयत है और इस यूनिवर्सल सेट के छोटे छोटे दो भाग a और b हैं, ये इसके सबसेट हैं। जैसे देखो बेटा, यूनिवर्सल सेट तो ये है, इसको हम आयत से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, आयत से रिप्रेजेंट करेंगे, और a b और c को, इस a b c को, इन तीनों को किससे व्यक्त करेंगे बेटा, वृत्तों से व्यक्त करेंगे, किससे, वृत्तों से। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये वेन डायग्राम ऐसा भी खींचा जा सकता है। यदि a और b के अंदर कुछ भाग या कुछ अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो वो उभयनिष्ठ इस वाले भाग में आ जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे भी खींचा जा सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है यदि a का प्रत्येक अवयव b में ही आ जाए, यदि a का प्रत्येक अवयव है वो b के अंदर ही आ रहा है, बेटा ये a होगा, ये b, अब आप देखोगे पूरा a b में ही आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है b का प्रत्येक अवयव a में आ जाए, b का प्रत्येक अवयव ही a में आ जाए, तो इसका वेन डायग्राम कैसे खींचेगा, जैसे ये a है और ये b, अब आप देखोगे b का प्रत्येक अवयव a में आ रहा है, तो वेन डायग्राम कैसे भी खींचा जा सकता है। जैसे 3 का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे a b और c इज सबसेट ऑफ u, इस तरीके से हो तो इसके वेन डायग्राम किस तरीके से खींचे जाएंगे। यदि हम इसके वेन आरेख की बात करें तो इसका वेन आरेख कैसे खींचा जाएगा, जैसे ये समुच्च a है, ये समुच्च b है और ये समुच्च c है, समुच्च a b और c और ये है u, तो इस तरीके से भी खींचा जा सकता है, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है, वेन डायग्राम संक्रिया के आधार पर, किन के आधार पर, संक्रिया के आधार पर खींचा जाता है, ठीक है। जिस तरीके की पोजीशन बनेगी उसी तरीके से वेन डायग्राम को खींचा जाएगा। लेकिन इसमें एक सिद्धांत सा होता है कि सार्वत्रिक समुच्च को हम आयत से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके सभी उपसमुच्चों को किससे व्यक्त करेंगे, वृत्तों द्वारा व्यक्त करेंगे। अब ये सार्वत्रिक समुच्च क्या होता है बेटा, ये ऐसा समुच्च होता है जिसमें दिए गए सभी समुच्चों के समस्त अवयव आते हो। ये एक बड़ा समुच्च होता है और इसी सार्वत्रिक समुच्च से ये सभी समुच्च बने होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि इन सभी छोटे छोटे समुच्चों को मिलाकर के जो बड़ा समुच्च बनेगा बेटा वही होगा सार्वत्रिक समुच्च। क्या कहलाएगा बेटा, सार्वत्रिक समुच्च। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे और अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन ए सेट, ठीक है, कि समुच्चों पर आधारित संक्रियाएं, समुच्चों पर आधारित संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, देखो समझते हैं। देखो बेटा, अगला टॉपिक है समुच्चों पर आधारित संक्रियाएं। तो समुच्चों पर आधारित संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, जिनमें पहली संक्रिया है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाता है समुच्चों का सम्मिलन, समुच्चों का सम्मिलन, सम्मिलन यह इसको कहा जाता है बेटा सम्मिलन संक्रिया, कहा जाता है सम्मिलन संक्रिया, सम्मिलन संक्रिया कहा जाता है। क्या होती है सम्मिलन संक्रिया, देखो बेटा सम्मिलन का अर्थ होता है सभी को मिलाकर लिखना, सभी को मिलाकर लिखना। इसका मतलब होता है कि जैसे दो समुच्चों का यूनियन हमको निकालना है तो दोनों समुच्चों के सभी अवयवों को हम मिलाकर के एक ही समुच्च में लिख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है ये यूनियन ऑफ सेट में समुच्च A तथा B के सम्मिलन समुच्च को A यूनियन B, ये किसका चिन्ह होता है बेटा, A यूनियन B से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, ठीक है। A यूनियन B से व्यक्त करते हैं। अब किस तरीके से A यूनियन B निकाला जाएगा, और यहाँ यूनियन का अर्थ क्या होता है, सभी को मिलाकर के लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दे रखा है A इक्वल टू A B C D E तथा B इक्वल टू दिया हुआ है D E
एफ जी हो तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन देखना। यहाँ पर ए दे रखा है, बी दे रखा है, तब ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो ए दे रखा है ए बी सी डी ई, फिर यूनियन करना है डी ई एफ जी, ठीक है। तो इनका यूनियन करो, यूनियन करने पर क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इनका यूनियन करने पर आएगा। आप देखोगे यहाँ समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी अवयवों को हमने मिला करके लिख दिया है, ए बी सी डी और ई ये समुच्चय ए के अवयव है, डी ई एफ जी ये समुच्चय बी के अवयव है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, यूनियन ऑफ सेट समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों के सम्मिलन का अर्थ होता है कि जैसे ए और बी हमारे पास दो समुच्चयों के सम्मिलन समुच्चयों को ए यूनियन बी से व्यक्त करेंगे, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि समुच्चय ए और बी के अवयवों को मिलाकर के लिख देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, अब इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर के लिखेंगे तो ये समुच्चय बनेगा, ये कहलाएगा बेटा इनकी सम्मिलन संक्रिया या यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। रोस्टर ग्रुप के अंदर समान अवयवों को हम वन टाइम लिखते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं। जो जैसे डी और ई, डी ई दोनों समुच्चय में आ रहा है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, समान अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कराते हैं। अब देखो बेटा इस संक्रिया के कुछ गुणधर्म होते हैं, या इस संक्रिया के हम वेन डायग्राम बनाएं, वेन आरेख बनाएं इस संक्रिया का, वेन आरेख। तो देखो बेटा इस संक्रिया का वेन आरेख क्या बनेगा, जैसे ये है सार्वत्रिक समुच्चय, ये U है, ये सार्वत्रिक समुच्चय U, और इस U से ही ये कौन बना हुआ है, A और B, ये इस U से ही निकल के गए हैं, ठीक है। अब A क्या होगा, A और ये है B, समुच्चय A है, समुच्चय B है। अब आप देखोगे जैसे इसके लिए हम बना लेते हैं, U बना मान लेते हैं कि A B C D E F G H I, ठीक है, E F G H I, इस तरीके से ये इसका U है, ठीक है। A और B के लिए हमने U मान लिया, ठीक है, ये U है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। A और B में कॉमन एलिमेंट कौन है, D और E, ठीक है। तो D और E ये A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, और A B और C ये केवल A में आ रहा है, A B और C, और इधर B में क्या आ रहा है, D E F G, D E आ चुका है, F G, और U में क्या आ रहा है, A B C D E F, F तक आ चुका है, G आ चुका है, और H और I, इस तरीके से। तो अब आप देखोगे A यूनियन B की बात करते हैं तो A यूनियन B में आएगा A B C D E F G, तो A यूनियन B बेटा किससे मिलकर बना होगा, किससे, इससे मिलकर बना होगा, ये पूरा वाला भाग, ये क्या कहलाएगा बेटा, A यूनियन B कहलाएगा। देखो इसको छायांकित करके लिखूं तो A यूनियन B का मीनिंग क्या होता है, यदि मैं इसको छायांकित करके लिखूंगा, जैसे ये A है, ये B है, ये A ये B, तो बेटे पूरा कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा A यूनियन B, ये क्या कहलाएगा, A यूनियन B कहलाएगा ये, ठीक है। क्या होगा, ये A यूनियन B होगा, ठीक है। इस तरीके से ये A यूनियन B हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, A यूनियन B कहलाएगा। अब देखो इस संक्रिया के गुणधर्म क्या है बेटा, इस संक्रिया के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से गुणधर्म है। जैसे पहला है बेटा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ये क्या होता है बेटा, क्रम विनिमय नियम। देखो बेटा यदि आप A यूनियन B कर लो, चाहे आप B यूनियन A कर लो, ये दोनों का रिजल्ट समान आएगा। A यूनियन B करो, चाहे आप B यूनियन A करो, दोनों का रेस्पॉन्स आपको सिमिलर आएगा। दूसरा है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ये क्या होता है, साहचर्य नियम। देखो बेटा A यूनियन B कर लो और इसका यूनियन C के साथ कर लो, चाहे आप B यूनियन C कर लो और इसका यूनियन A के साथ कर लो, आपको रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। तीसरा होता है बेटा वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, ये क्या होता है बेटा, देखो A का यूनियन A के साथ करोगे तो क्या आएगा बेटा, A ही आएगा। चौथा होता है बेटा सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम। देखो बेटा A यूनियन U करोगे ना तो क्या आएगा, U आएगा,
ए यूनियन यू करने पर क्या आएगा बेटा यू, क्यों? क्योंकि ए का तो सभी अवयव यू के अंदर है, तो इसमें क्या मिला हो गया, तो इन दोनों का सम्मिलन करने पर यू आएगा। पांचवा है बेटा रिक्त समुच्चय का नियम। रिक्त समुच्चय का नियम, ये क्या होता है बेटा? रिक्त समुच्चय का नियम, देखो ए का यूनियन आप फाई के साथ करोगे ना तो क्या आएगा बेटा? ए ही आएगा। ए का यूनियन यदि आप फाई के साथ करोगे तो क्या आएगा बेटा? ए ही आएगा। तो देखो पहली संख्या के बारे में हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? ये होता है कि ए और बी को मिलाकर के लिख दो, कंबाइन कर दो, ए के और बी के सभी अवयवों को आप एक ही समुच्चय के रूप में इस तरीके से डिफाइन कर दो तो वो कहलाएगा ए यूनियन बी। इस तरीके से इसको व्यक्त करेंगे, व्यक्त किया जाता है ए यूनियन बी से। और इसके गुणधर्म क्या है बेटा? एक क्रम नियम का पालन करता है, साक्षात्कार नियम का, ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव, आइडोपोटेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो रूल होता है, एक एम्प्टी सेट का जो रूल होता है, इन सबको ये फॉलो करता है, ठीक है। अगला गुणधर्म में या अगली जो संक्रिया है बेटा वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट किस तरीके से निकाला जाता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या सर्वनिष्ठ संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है? दूसरी संक्रिया है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या अगली है सर्वनिष्ठ संक्रिया। सर्वनिष्ठ संक्रिया क्या होती है बेटा? सर्वनिष्ठ संक्रिया, देखो सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है सभी में उभयनिष्ठ, यहां केवल उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा जाएगा। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है सभी में उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का अर्थ क्या होता है बेटा? सभी में उभयनिष्ठ, ठीक है, जो सभी में कॉमन आ रहा है, जैसे ए तथा बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ए तथा बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त किया जाता है। अब किस तरीके से व्यक्त करेंगे? ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी से हम कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे और इंटरसेक्शन के अंदर आएगा क्या बेटा? ए और बी के केवल उभयनिष्ठ एलिमेंट आएंगे कि जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे, जैसे a इक्वल टू a b c d e तथा b इक्वल टू c d e f g h हो तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b क्या होगा? तो देखो बेटा a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे? a इंटरसेक्शन b, तो a क्या होगा? a b c d e इंटरसेक्शन c d e f g h। अब इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा बेटा? c d e आएगा, c d और e। क्यों? क्योंकि c d e a के अंदर भी है और c d e b के अंदर भी है, और हमको सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सभी में उभयनिष्ठ, जो दोनों में उभयनिष्ठ आएगा वो ही इनके इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। जैसे अब इन a और b के लिए हम यूनिवर्सल सेट मान के चले कि a b c d e f g h i j ये इनके लिए यूनिवर्सल सेट है बेटा। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा? इस संक्रिया का वेन आरेख बनाएंगे। वेन आरेख, यदि हम इस संक्रिया के लिए वेन आरेख बनाए तो देखो जैसे ये जो आयत है, रेक्टेंगल है, ये बेटा यूनिवर्सल सेट है, और ये समुच्चय a और ये समुच्चय b। अब a और b के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो इनके कॉमन पोर्शन के अंदर आएगा, और कॉमन एलिमेंट है c d e। तो c d e कहां आएगा? c d और e यहां आ गया। अब a के अंदर आएगा बेटा a और b, c d e यहां आ गया, और इधर आएगा c d e f g और h, और u के अंदर कौन बचा है? i और j। अब आप देखोगे
इंटरसेक्शन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, सी डी ई। तो सी डी ई केवल यहाँ है ये, तो ये वाला जो पोर्शन होगा बेटा ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। हम दूसरा छायांकित वाला एक डायग्राम बनाए, जैसे ये ए है ये बी है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा ये, जैसे ये ए ये बी ये यू, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में क्या था, हमने यूनियन अभी इससे पहले यूनियन देखा था, ये ए है ये बी है, ये ए ये बी और ये यू, तो ये पूरा वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो था, ये छायांकित वाला जो भाग था, ये क्या था बेटा, ए यूनियन बी था, और केवल वरिष्ठ वाला जो भाग था वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके गुणधर्म क्या है, इस संक्रिया के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। इस संक्रिया के गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कि ये संक्रिया कौन कौन से नियमों को फॉलो करती है। तो देखो बेटा इस ऑपरेशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, पहला कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ये क्या होता है बेटा, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम होता है आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो चाहे बी इंटरसेक्शन ए कर लो, बेटा रेस्पॉन्स सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा होता है बेटा साचार्य नियम, साचार्य नियम, साचार्य नियम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन सी, चाहे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए के साथ आपका रेस्पॉन्स सिमिलर आएगा बेटा। आप पहले इन दो का कॉमन निकाल लो, फिर सी के साथ निकाल लो, चाहे पहले पिछले दो का निकाल लो और उसके बाद इस ए के साथ निकाल लो, आपको रेस्पॉन्स बेटा सेम ही देखने को मिलेगा। तीसरा है बेटा वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, ये क्या होता है, यदि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे बेटा ए ही आएगा, देखो ए और ए में तो ए के ही अवयव विनिष्ट आएंगे सभी। चौथा होता है सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, ये क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, यू इंटरसेक्शन ए करोगे क्या आएगा बेटा, ए, यू में और ए में अवयव वरिष्ठ किसके होते हैं बेटा, ए के होते हैं। पांचवा होता है रिक्त समुच्चय का नियम, रिक्त समुच्चय का नियम, ये क्या होता है बेटा, रिक्त समुच्चय का नियम। देखो यदि आप फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे बेटा फाई आएगा, क्योंकि फाई में और ए में कोई भी अवयव विनिष्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा, तीसरी ऑपरेशन है यहाँ पर, ये हुआ आपका इंटरसेक्शन और इससे पहले था बेटा यूनियन। अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। तो देखो बेटा डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, समुच्चयों का अंतर या अंतर समुच्चय क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर या अंतर समुच्चय ये क्या होता है। तीसरा है बेटा डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर या अंतर समुच्चय, यह होता है अंतर समुच्चय। क्या होता है ये अंतर समुच्चय, देखो बेटा समुच्चय, समुच्चय ए तथा बी के अंतर समुच्चय को a माइनस बी या b माइनस a से व्यक्त करते हैं। देखो समुच्चय a और b के डिफरेंस सेट को या डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं, समुच्चयों के अंतर के बारे में बात करते हैं, तो a और b के अंतर समुच्चय को आप a माइनस b लिखोगे या b माइनस a लिखोगे, से व्यक्त करते हैं। जहां a माइनस b का मीनिंग क्या होता है, a माइनस b का मीनिंग होता है वे अवयव जो a में तो है परंतु b में नहीं, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a में है परंतु b में, परंतु b में नहीं, a में है परंतु b में नहीं। ठीक है, जैसे x बिलोंग्स टू a माइनस b लिखूंगा ना बेटा, तो इसका मीनिंग होगा x बिलोंग्स टू a बट x इज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तथा b माइनस a का मीनिंग क्या होता है, b में है परंतु
नहीं, ये होता है b माइनस ए। जैसे x बिलोंग्स टू, यदि मैं b माइनस ए करता हूं तो बेटा आएगा x बिलोंग्स टू b बट x इज नॉट बिलोंग्स टू a। फॉर एग्जांपल जैसे a इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 तथा b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 हो तो a माइनस b और b माइनस a ज्ञात कीजिए। हमको a माइनस b भी निकालना है और b माइनस a भी यहाँ ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान देना इसका सॉल्यूशन। जैसे हम a माइनस b निकालते हैं, ठीक है, तो a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर माइनस करना है 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9। अब वो अब ये बताओ बेटा, जो a में तो है परंतु b में नहीं होने चाहिए, वो अवयव कौन से हैं जो a में है परंतु b में नहीं, वो है 1 2 3। ये केवल a में है परंतु b में नहीं। आप देखो a माइनस b का मीनिंग क्या होता है, a में है b में नहीं, यानी वो अवयव लिखने जो केवल a में होने चाहिए b में नहीं होने चाहिए, वो होता है बेटा a माइनस b। और b माइनस a करोगे तो b को पहले लिखो 4 5 6 7 8 9 और माइनस करोगे 1 2 3 4 5 6। अब वो अवयव लिखने जो केवल b में है परंतु a में नहीं है, वो अवयव लिखने जो b में है परंतु a में नहीं है, और वो कौन कौन है 7 8 और 9। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको सीखने को मिली, और वो क्या है कि a माइनस b जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है b माइनस a के। आप देख सकते हो a माइनस b क्या आया और b माइनस a क्या आया है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्रमबद्ध नियम का, साचार्य नियम का, इनका ये पालन नहीं करता है। ये डिफरेंस ऑफ सेट का, इनका वेन आरेख बनाओगे बेटा, वेन आरेख बनाए हम, वेन आरेख तो किस तरीके से बनेगा, जैसे ये बेटा ये यूनिवर्सल सेट है, ये है बेटा यूनिवर्सल सेट, ये है समुच्चय A और ये है समुच्चय B, ये A है और ये कौन है B। अब बात आती है बेटा A माइनस B की, जो A में है B में नहीं है, वो वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये केवल A में है परंतु B में नहीं है। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा, इसको लिखोगे A माइनस B। और ये वाला पोर्शन ये केवल B में है परंतु A में नहीं है। ये वाला पोर्शन जो होता है बेटा ये केवल B में है, A में नहीं है, तो क्या होगा, ये B माइनस A होगा। और इनके मध्य में क्या होता है बेटा, ये A इंटरसेक्शन B होता है, और तीनों से मिलकर जो बनता है वो क्या होता है बेटा, A यूनियन B होता है। ठीक है, अगली संक्रिया के बारे में बात करते हैं बेटा। अगली संक्रिया है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट या पूरक समुच्चय या पूरक संक्रिया। ये क्या होती है, देखो पूरक संक्रिया क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, पूरक संक्रिया या पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय या पूरक संक्रिया क्या होती है। देखो बेटा समुच्चय A के पूरक समुच्चय को हम A डैश या A के ऊपर छोटा c या A बार से व्यक्त करते हैं। समुच्चय A के पूरक समुच्चय को A डैश A बार या A के ऊपर छोटा सा c से व्यक्त करते हैं, जहां A डैश इक्वल टू क्या होता है बेटा, U माइनस A। पूरक समुच्चय क्या होता है, उन अवयवों का समुच्चय जो U में तो है परंतु A में नहीं है, वो कहलाता है बेटा A डैश। U में है परंतु A में नहीं, वो क्या कहलाता है बेटा, A डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, A डैश। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें U इज इक्वल टू A B C D E F G H और A इज इक्वल टू A B C
तब a डैश क्या होगा, तब a डैश क्या होगा, यदि u इज इक्वल टू a b c d e f g h हो और a इज इक्वल टू a b c हो, तो बताओ बेटा a डैश क्या होगा। तो a डैश को कैसे निकालेंगे, a डैश को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। a डैश इक्वल टू होता है बेटा u माइनस a। अब वो अवयव लिख दो जो u में तो है परंतु a में नहीं है। वो अवयव कौन कौन से हैं जो u में तो है परंतु a में नहीं है, और वो आएगा d e f g h, ये बनेगा बेटा a डैश। ये a का पूरक समुच्च होगा। ये क्या होगा बेटा, a का पूरक समुच्च। इसका वेन डायग्राम बनाए, वेन आरेख इसका बनाए, तो इसका वेन आरेख क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना। जैसे ये u है, ये u है और इसके अंदर हमने a बना दिया, ये a है, ये समुच्च a है, और a के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, a b और c, और u के अंदर कौन कौन अवयव हैं, a b c, तो u में आ गया, आगे आएगा d e f g h, ये अवयव है। अब बात आती है बेटा a डैश की, ठीक है। तो वो अवयव लिखो जो u में तो है परंतु a में नहीं, वो बाहर के, इस a के बाहर के जितने भी अवयव हैं, इस a के बाहर, इस a के बाहर, इस a के बाहर जो भी अवयव है वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, a डैश। ये a डैश कहलाएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा बेटा, a डैश होगा। ये होगा a डैश, a से बाहर। ये केवल u में है, a में नहीं है। u में है, a में नहीं है। वो क्या होता है, a डैश होता है। वो क्या होता है बेटा, a डैश होता है। देखो बेटा इसके गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, पहला, यदि आप a डैश का होल डैश करोगे बेटा लौट करके a ही आएगा। a डैश का होल डैश करोगे लौट करके क्या आएगा बेटा, a। दूसरा, a माइनस b है तो इसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b डैश। तीसरा, यदि b माइनस a है तो इसका मतलब होता है b इंटरसेक्शन a डैश। समझ में आया बेटा। चौथा नियम क्या होता है बेटा, यदि आप फाई का डैश करोगे बेटा u आएगा। पांचवा, u का डैश करोगे बेटा फाई आएगा, ठीक है। छठवां देखो बेटा, अब इनको कहा जाता है डी मॉर्गन नियम। एक स्पेशल नाम है डी मॉर्गन नियम। ये क्या होता है बेटा, डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम जिसमें छठवां है, जैसे a यूनियन b का होल डैश करोगे तो बेटा आएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सातवां होता है बेटा a इंटरसेक्शन b का होल डैश, तो होता है a डैश यूनियन b डैश। ये डी मॉर्गन नियम होता है। क्या होता है बेटा, डी मॉर्गन नियम होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन थ्योरी के बारे में, आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत के बारे में कि क्या होता है ये आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत। इसको समझते हैं, आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत इसको समझते हैं थोड़ा सा। उसके बाद सेट थ्योरी एनसीईआरटी 11th क्लास को हम क्लोज करेंगे, और उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। आगे का टॉपिक आने वाला है बेटा 11th क्लास एनसीईआरटी के अंदर रिलेशन के बारे में आएगा, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। लेकिन रिलेशन को समझने से पहले हम समुच्चयों के कार्य गुणन के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन थ्योरी जहां पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम किसके बारे में, नंबर ऑफ a यूनियन b बराबर होता है बेटा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। एक फॉर्मूला तो ये होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ a यूनियन b बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। दूसरा होता है बेटा नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c और माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए बेटा कमेंट में आप लिख सकते हो, इनका प्रूफ करा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा असंयुक्त समुच्चय के बारे में। ये क्या होता है असंयुक्त समुच्चय, ये क्या होता है असंयुक्त समुच्चय। देखो बेटा दो समुच्चय है ना, वो असंयुक्त कहलाएंगे यदि उनके अंदर कोई भी अवयव वनिष्ठ ना आए, अर्थात यदि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 हो तो
ए व बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी का ओवेनिस्ट एकदम खाली आ जाए तो ए व बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा? असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। इसका वेन डायग्राम हम बनाएं तो वेन डायग्राम बनेगा जैसे ये U है, ये A है, ये B है, ये समुच्चय A, ये समुच्चय B। अब इनका इंटरसेक्शन की बात करें, कौन सा पोर्शन है? कोई पोर्शन ओवेनिस्ट नहीं है यहाँ पर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? पाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? असंयुक्त, डिसजॉइंट सेट हुआ। कौन सा हुआ बेटा? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट हुआ। ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम समझते हैं यहाँ पर कि किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे x is belongs to A union B है, तो बेटा इसका मीनिंग होता है x is belongs to A और x is belongs to B। या तो x A में आएगा या x B में आएगा। दूसरा है x is belongs to A intersection B, तो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है x is belongs to A and x is belongs to B। x A में भी आएगा और B में भी आएगा। तीसरा है बेटा x is belongs to A minus B दे रखा है, तो इसका मीनिंग होता है x belongs to A but x is not belongs to B। चौथा है बेटा यदि x belongs to B minus A दे रखा है तो इसका मीनिंग होता है x is belongs to B but x is not belongs to A होता है। पांचवा है बेटा दे रखा है x belongs to A, तो ये x is not belongs to A dash, ठीक है? या मैं ये कह सकता हूं और या जैसे y is belongs to B dash, तो इसका मीनिंग होता है y is not belongs to B dash, ऐसे लिखा है तो y is belongs to B, वो एक ही बात है। यदि y B dash में नहीं आ रहा तो y B में आएगा, और यदि y B dash में आ रहा है तो y B में नहीं आएगा, ठीक है? वो एक ही बात होगी। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको समझना होगा, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। देखो 11th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कि समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है। थैंक यू।